Good morning, India. This is Vishali and Kishore sir on Taza Talks on Spotify. आज हमारे बीच में है बरखा चित्कारा जी, जो कि बैंगलोर से हैं, एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. तो मे आई हैव अ प्लेजर टू वेलकम बरखा जी. बरखा जी, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार मैम. नमस्कार. बरखा जी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिसनर्स को और व्यूअर्स को आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें सो दैट आपको पहचान सके वो लोग. जी जी जरूर. मेरा नाम बरखा चिटकारा है. मैं बैंगलोर से हूँ. मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, NLP कोच हूँ, हिप्नोसिस थेरेपिस्ट हूँ और उसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी हूँ. आकाशिक रिकॉर्ड्स और बाकी बहुत सारे अलग ऑफेंस साइंस के मोडालिटीज मैंने किए हुए हैं प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ मैं क्लाइंट्स हैंडल्स करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. हाँ जी मैम, आप अपने व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी और आप ज्योतिष के किस क्षेत्र में एक योग्यता रखते हैं. जी जी ज़रूर. देखिए, मैंने इसकी शुरुआत की थी 2019 में. 2020 जहाँ 2020 में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले ही मैंने इसकी शुरुआत कर ली थी. जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत इंटरेस्टिंगली स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस समय मैं सोच रही थी कि मैं एक्चुअली में प्रैक्टिस नेचुरल हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ और करना है. जहाँ की बहुत सारे पोस्टर्स मैं देखती थी, टैरो कार्ड की एड्स देखती थी, और ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि एक बार मैं ये करके देखती हूँ. टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करके देखती हूँ, उससे कैसे होगा. बट उससे पहले ये मुझे लगा कि एक बार हीलिंग देखते हैं कि हीलिंग क्या होती है. हीलिंग के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, और क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ नामा पेरा में और मास्टर हूँ उसे रेखी में, उसके अलावा स्पिरिचुअल कोच का मैंने अलग से किया. हीलिंग क्या होती है? हीलिंग एक्चुअली में हमारे खुद की जो एनर्जी हम और दूसरों में देते हैं ताकि उनका इलाज हो सके, और उनके इमोशंस जो भी स्टक है उसके ऊपर हम काम करते हैं. तो ऐसे सिंबल्स ड्रॉ करके हम कैसे अपने आप को लॉन्ग डिस्टेंसली हम किसी के साथ जोड़ के कैसे उसमें उस जोन में जा सकते हैं. तो फिर जब मैंने ये कोर्सेज ज्वाइन करे, धीरे धीरे मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ ऑकल्ट साइंस से, जहाँ के कि ऑकल्ट साइंस के इनफैक्ट मेडिटेशन के नाम से ही मुझे चिढ़ मचती थी कि क्या मेडिटेशन, आँख बंद करने से क्या होता है, कौन सी लाइट दिखती है. मुझे तो कभी कोई लाइट नहीं दिखी और आज तक नहीं दिखी, क्योंकि मैं काइनेटिक हूँ. तो मैंने जब अपने आप को समझा और क्या किस हिसाब से मैं औरों की मदद और अपनी मदद कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैंने अपनी जितनी भी आगे से जिस मैंने मोडालिटीज़ ट्राई की है और उनके साथ काम किया है, एक रिसर्च की है. उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों के साथ, नंबर्स के साथ, पावर क्या होती है नंबर्स की, कैसे इम्पैक्ट करते हैं नंबर्स, न्यूमरोलॉजी कैसे खाली नाम चेंज करने से जो होता है कुछ की नहीं होता है. तो उन सब चीज़ों के बारे में जब मुझे पता लगा और मैंने इस पर रिसर्च की, तब जाके मुझे काफ़ी सारे पिछले दिनों काफ़ी सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले प्रैक्टिस के बेसिस पे. Okay. So ma'am, what is the difference between the numerology and an astrology? अगर हम कुछ शब्दों में ये बात समझना चाहें, श्योर. तो हम कैसे समझें? एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी बिग टर्म, जो कि बहुत सालों से, जैसे आयुर्वेदा है, कितने सालों से पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है. एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें. एक किसी के जन्म से लेके मरण तक सब पता लग जाता है, टाइम, तिथि, सब कुछ. वो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, डिवोर्स हो जाएगा, दोबारा शादी होगी, हाउसेस के बारे में सब पता होता है. एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा भाग है न्यूमरोलॉजी. ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से कुछ पता नहीं लगता. अगर आप पता लगाने वाले हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, आपने रिसर्च किया है, तो न्यूमरोलॉजी नेम चेंज के आगे बहुत है. उसमें भी डेट, टाइम, उन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है कि किसका जन्म होना है, किसका मरण होना है, कौन कैसे अपनी एनर्जी को लीव करता है, ये तक पता लग जाएगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से. It's not only about, or it is not a science which is only and only about name change or frequency.
It is about how to coordinate with the frequency and what are the predictions you get out of it only if you have a research on it. If you have learned in a way that you will come to know. Yes. सर मैम जो ग्रहों के गोचर होते हैं वो जी। किसी इंसान की जिंदगी में कैसे प्रभावित करते हैं? गोचर से हमें पता लगता है कि इंसान का जो भाव है वो पहले तो हमें लगन से पता लगता है और उसके लंकेश कहाँ बैठे हुए हैं उससे पता लगता है। उसके अलावा गोचर से हमें पता लगता है कि ये इंसान किस फील्ड में किस तरफ ज़्यादा तरक्की करेंगे या इस इंसान को कहाँ कितना इशू आ रहा है और उसका कैसे रेमेडी से हम ठीक कर सकते। गोचर एक बेस है, जैसे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स एक बेस होता है, एक प्लैनेट एक बेस होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में लोग बोलते हैं कि खाली एक नंबर आप निकाल लो सबको जोड़ के और उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे आप किसको बिलोंग करते हो और आप कैसे किस रेमेडी से क्या कर सकते हो। एक्चुअली में ये नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को काउंट करके देखते हैं कितनी बार कौन सा नंबर आ रहा है और आपको किससे कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। और आपका बर्थ डेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो लोग कई बार अवॉइड कर देते हैं। बर्थ डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकिक है, आपका थॉट प्रोसेस आपको बताता है। अभी फॉर एग्जांपल इनका बर्थ डेट मेरे ख्याल 10 है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैशाली जी का। हाँ जी, तो 10 उनका जो नंबर है, लोग बोलते हैं ये 1 है, पर 1 से पहले ये 10 है। तो वैशाली जी के अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, वो जुगाड़ू बोलते हैं उनको, मतलब सब कुछ कर सकती है। If she has a confidence, she can do anything and everything because it is 10. And number 1 is Surya, authority, king, राजा की पर्सनालिटी, थिंकिंग उनकी वैसे ही है। अब पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के बाद ही किसी के बारे में एक्चुअली में पता लगता है। पर सबसे ज्यादा है कि ये इनिशिएटिव बहुत जल्दी ले लेते हैं। इनिशिएटिव कंप्लीशन तो बाद में, पर इनिशिएटिव पहले ले लेते हैं कि हाँ मैं कर लूंगी, ये हो जाएगा। तो वहाँ काम आती है न्यूमरोलॉजी, वहाँ से हमें पता लगता है, हर चीज़ को हम एनालाइज करके फिर देखते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस में जज नहीं करती, उनसे मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टैरो रीडिंग के साथ एनर्जीज चेक करके फिर हम उस कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। मैम अगर हम बात करें आपके 3 सेगमेंट्स में, जिसके अंदर आप नेचुरोपैथ हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, मैम ये 3 अलग अलग डिविजन्स हैं, जी तीनों अलग अलग पैटर्न हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आपने इधर से जंप कैसे किया एंड मतलब आपको कैसे अट्रैक्शन आया कि नहीं जी आई कैन वर्क ऑन दैट, और ये तीनों चीजें आपको किस तरह हेल्प कर रही है अपने काम के? जी ठीक है। देखिए, नेचुरोपैथी जो मैंने सर्टिफिकेशन की थी ओपन हाउस से, उससे क्या हुआ था, मेरे को ये पता लगा था कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट यू। लेकिन बाद में जब 2019 में मैं हीलिंग जब मैंने शुरू करी एज ए हीलर, अपनी जर्नी स्टार्ट की टैरो रीडिंग के साथ कॉम्बिनेशन में, तब मुझे ये पता लगा कि आपके अंदर के जो इमोशंस है उसमें खाली एक नेचुरोपैथ काम नहीं कर सकता। आपके जो अंदर के इमोशंस है उससे बाहर लाने के लिए आपको जब आप हील कर रहे हैं तो आप इंटरनल प्रोसेस करते हैं। तो जो एक्सटर्नल है वो तो एज डाइटेशन आप कर सकते हो, लेकिन इंटरनल इमोशंस जो आपको उस पर काम करना है वो आप एक्चुअल में एज अ हीलर कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आई हैव एक्चुअली मैंने तभी से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा, इट्स नॉट कि एस्ट्रोलॉजी से मेरे को कोई वो है, मैं एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ हिप्नोसिस और NLP की तरफ, जहाँ पे आई हैव अंडरस्टूड दैट इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। आप एक बात बताइए, आप दिन में कितनी बार कार्ड्स देखते होगे? बहुत बार, राइट? आपको कौन सी कार्ड सच में याद है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको किसी कार्ड का कलर या नाम या नंबर कुछ याद रहता है? मुझे व्हाइट कलर की कार्स बहुत दिखती हैं।
एंड स्पेसिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो मुझे वाइट कलर के अंदर मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देती है सेंट्रो. सेंट्रो, बिकॉज आपका सेंट्रो से और वाइट कार से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कोई फाइल अटैच. ओके. इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो खाना खाया है, आपने कल क्या खाया था, आपको याद है? आपने अभी थोड़ा शाम सुबह क्या खाया था, आपको ये याद है? हो सकता है आपको ये याद हो, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है, इट जस्ट हैपेंड. और अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट आप किसी पार्टी में गए हो, आपने वहाँ क्या खाया, तो शायद आप बता पाओगे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. सो सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो फाइल्स रह जाती है, और जो हट जाती है वो सब डिलीट हो जाती है. सो दैट इज व्हाट हिप्नोसिस डज. जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इमोशनल, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल इंटरनल जब हम काम करते हैं, तो कई जगह मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरह, थेरेपिस्ट की तरह भी काम किया है. कई लोगों के साथ मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग भी की है, जिनमें मुझे ये पता लगता है, क्योंकि एक बार में तो मुझे ये पता लग जाएगा टैरो कार्ड्स वगैरह देखने से कि कहाँ कहाँ क्या इशू है, फिर हम उस इशू पे काम करते हैं. ओके. और न्यूमोलॉजी से मुझे ये पता लगता है कि वो मेरे किस ट्रीटमेंट में कैसे रिएक्ट करने वाले हैं. कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो हम उस हिसाब से वी स्टार्ट वर्किंग विद देम. सब. मैम आप जैसे व्यवहारिक उपयोग के अंदर हम जैसे किसी क्लाइंट से संपर्क करते हैं, तो आप किस तरीके से क्लाइंट से संपर्क करते हो, और उसके लिए आपको क्या क्या उनकी तो जानकारी चाहिए पहले, जिससे आप उनकी कुंडली देख सकते हो? जी, देखिए, मैं कुंडली से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी देखती हूँ. इसके अंदर मैं नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स देखती हूँ, और मेरे को उनका सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है. उसके अलावा जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो हिस्ट्री मुझे दे सकते हैं. उसके साथ साथ मेरे जितनी भी सर्विसेज है ये ऑनलाइन है. तो फिर हम लोग एक सेशन बुक करते हैं. उस सेशन में मैं उनको बताती हूँ कि आपको आपका ये टैरो रीडिंग हम करेंगे. तो फिर उसमें हम मुझे जो भी गाइडेंस आती है. अब जो टैरो रीडिंग है उसके बारे में मैं एक छोटा सा बता देती हूँ. टैरो रीडिंग से हमें ये एक्चुअली में एक प्रश्न कुंडली है, ठीक है ना. इससे अगर किसी का नाम तो सबको ही पता होता है, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, फिर भी हम टैरो से पता कर लेते हैं कि उनके जो क्वेश्चन है उनका आंसर निकल सकता है. फिर भी हमारे पास उसका आंसर निकल सकता है. तो ये एक्चुअली में जितना आप मेडिटेट करते हो, जितना आप अपने से कनेक्ट होते हो, उतना ही आपको बाकी चीज़ों के प्रेडिक्शंस मिलते हैं. तो जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं एक्चुअली में मैं खुद ही बोलती हूँ क्लाइंट को कि आपको जो भी रिकॉर्ड करना है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मैं ट्रांस में जा चुकी हूँ और मैं उस समय रिकलेक्ट ना कर सकूँ. तो अब तो मैंने क्या जूम कॉल्स और ये सब शुरू कर दी है, तो रिकॉर्डिंग से सब पता लग जाता है कि उनको जो भी था उसका उनको आंसर मिल गए. मैम कि आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेली अपडेट होती है, तो हाउ डिड यू गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद एवरीथिंग? Because see, you never know what the client is basically asking you. See, we do have WhatsApp recordings, we do have video calls. And how do I actually, by doing a lot of research in technology itself, and with the same things, जैसे आजकल YouTube meditations available है, तो ऐसे करके हमारी भी आने वाले टाइम पे I am working on my own guided meditation, which will be available for them, for my clients, because clients are asking, हम every full moon rituals करते हैं, हम every new moon rituals करते हैं, we do meditations also. So all those things we are actually providing to clients. Basically, we work from emotions. We don't only heal the outer layer, we heal the inner layers as well. उनके past life तक के answers हमें कई बार मिल जाते हैं. Okay. Because I am an Akashic trader. मैम आप ये बताइए कि आपने अब तक जितने भी क्लाइंट मिले हैं आपको, तो चाहे न्यूमरोलॉजी के हो या चाहे टेरो रीडर के हो, लेकिन कभी कोई ऐसा फेज है आपके सामने कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, कि आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा हो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो,
ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? ओके सर, जब आप यूनिवर्स को सामने रख देते हैं ना, हम्म, तो यूनिवर्स सब मेहनत करता है। यूनिवर्स आपको सारे आंसर्स देता है। मेरे पास आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जो अनआंसर्ड गया हो, या जिनके मैंने आंसर्स नहीं दिए हो, या जिनके साथ कोई चैलेंज ऐसा हुआ हो जो रिजॉल्व ना हुआ हो। टाइम लगता है। कई बार कई क्लाइंट्स की गाइडेंस मेरे को होल्ड करनी पड़ती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कई चीज़ों में डिले भी होता है, ये नेचुरल डिले है। कई बार टेक्निकल डिले भी होता है। ऐसे कर करके गाइडेंस भी कई बार उस हिसाब से आती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि क्लाइंट को आंसर नहीं मिला होगा, या ऐसा कभी हुआ नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ एक मीडिएटर होते हो। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, इट इज़ ऑल द यूनिवर्स। यूनिवर्स को गाइडेंस देनी है तो वो क्लाइंट को गाइडेंस देती है। सो ऐसा कोई अभी तक तो आया नहीं है। That's what. ओके मैम, इसी के अंदर जैसे इस तरह का एक्सपीरियंस आपका अभी तक नहीं हुआ, मगर अगर मैं पूछूं आपका सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट के साथ? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे। जैसे कि एक क्लाइंट के साथ मेरा सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस ये था कि क्लाइंट रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए आए थे, एंड शी वांटेड टू मूव ऑन। वो डिवोर्स चाहते थे। हस्बैंड डिवोर्स नहीं चाहते थे, वाइफ को डिवोर्स चाहिए था। गाइडेंस मेरे पास एक ही आ रही थी बार बार कि आप वेट कीजिए, आप वेट करोगे तो आप कल मेरे पास आके बोलोगे दैट माय रिलेशनशिप इज ऑल ओके। मैंने उनको रेमेडीज दी, 3 महीने का फॉलोअप दिया, 3 महीने के बाद उनको बोला कि आओ और फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे। वो बात ही नहीं करना चाहते थे। शी जस्ट वॉन्ट टू गेट इट आउट, शी जस्ट वॉन्ट टू गो। मैंने उनको समझाया रन अवे करने का कोई टाइम नहीं है ये। आपको जहाँ जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम्स है, आप अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करो। ही इज़ ओपन फॉर कम्युनिकेशन। लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन इट एज अ फैमिली। And we started working on it. And after 3 months, she gave me a wonderful feedback that all my emotions are released now. And I'm all okay with my husband. And she is not from India. She is an NRI. UK की client है मेरी। So ऐसे बहुत सारे experiences हुए हैं यहाँ के। इनफैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी में एक क्लाइंट थी जिनके एक और बहुत प्यारा मेरा वो फीडबैक आया था। इनफैक्ट फीडबैक से भी पहले मैं कहूँगी ये क्लाइंट को ना डेडिकेटली अपने आप को वो करना पड़ता है, ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा उनको भी और मुझे भी, यूनिवर्स की तरफ। तभी ये सब चीज़ें होती है। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, उनके ब्रदर इन लॉ के काफ़ी सारे इश्यूज थे। गवर्नमेंट जॉब थी, पैसा नहीं आना था टाइम से, हेल्थ इश्यूज थे, सर्जरी भी होनी थी। मैंने उनको बोला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं पेशेंस और स्लो डाउन। अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं मिलेगा। आप 3 महीने के बाद देखना, आप ये करो, ऐसे ऐसे रेमेडी करो, दान दक्षिणा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर्जरी भी हो गई बिना कहीं से पैसा लिए, और इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपनी सर्जरी भी करवाई। इंडिपेंडेंटली वो अपने घर को अच्छे से चला भी पाई, जहाँ से पैसा रुका था वहाँ से भी आ गए। कई बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, 3 से 6 महीने लग सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि आपने तो बोला था 3 महीने में हो जाएगा, पर ये 6 महीने में हुआ है। वो इससे खुश नहीं हुए कि 3 महीने में क्यों नहीं हुआ। कुछ डिलेस होती है। अभी आज पॉडकास्ट होने से पहले काफ़ी डिले हो चुका है। इट्स ओके, दिस इज व्हाट द मेरा कुछ कार्मिक क्लियरेंस होगा, कुछ आपका कार्मिक क्लियरेंस होगा। आज हो गया। You have to keep faith. You have to keep patience. You have to keep faith. Everything will happen. अगर कुछ होना नहीं होता, कुछ केसेस, देखिए सारे केसेस हमारे बस की नहीं होते, कुछ केसेस हमारे बस की नहीं होते, तो मत हमसे नहीं होगा। कोई कहेगा कि हमें ये ब्लैक मैजिक करवाना है किसी के ऊपर, हमें वशीकरण कराना है, तो जी हम तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि हम ये भी आते हैं क्लाइंट्स? क्यों नहीं आते? आजकल तो बहुत आ रहे हैं, यूट्यूब से देख देख के आ रहे हैं। Lots of people actually हमारे I have learned Urdu and white magic. I am a Wiccan practitioner also. तो जब हमने ये सब सीखा था ना, तो मेरे को एक चीज़ जो नहीं सीखनी थी वो थी डिमोन्स के बारे में, डार्क मैजिक के बारे में। ऐसा नहीं है कि डार्क मैजिक
करने से आपको या किसी को इम्पैक्ट आएगा, वो अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है। पर जहाँ आपको आपका मन ना लगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आई ओनली हैव दिस आंसर। सो द थिंग इज कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक है ऑलरेडी, तो वो रिमूव भी करवाया है हमने कई बार, वो भी रिमूव हो जाता है। इट्स नॉट कि नहीं होगा, लेकिन पेशेंस, टाइम रखना पड़ता है। अगर बहुत पुराना है तो उस हिसाब से टाइम लगता है। लेकिन आप मुझे कह दोगे कि मेरे को अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर अट्रैक्शन स्पेल करना है कि वो मेरी तरफ अपने घर को छोड़ के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो हम वो नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें भी आती है, पर वो फिर हम लोग Non-ethical नहीं करते। या नॉन एथिकल भी होता है, काफ़ी सारे वो अपने कार्मिक लेके आते हैं एक्चुअली में। उनका अपने कार्मिक्स होते हैं कि ये क्यों नहीं बना, क्या नहीं बना। हम सिर्फ क्यों नहीं बना तक का आंसर देते हैं, उससे आगे हम आंसर नहीं देते। उसके आगे फिर आप कहीं और जा सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं। बिकॉज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी कमर्शलाइज, चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रही है, और उस वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैम, जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को भी हमें एक टाइम के बाद में उसको अपडेट करना पड़ता है। तो वैसे ही आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से अपडेट करते हो? ओके, नॉलेज को अपडेट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है, वो है मेरे रूटीन और डिसिप्लिन को अपडेट करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत पहले से मैंने शुरू कर दिया था। उससे ही जो मेरा कनेक्शन बना है, वो धीरे धीरे अब बाकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ना। 3:30 से 4 बजे वाला जो सुबह मॉर्निंग में उठने का टाइम होता है, अगर मैं उससे किसी दिन लेट हो जाऊँ, जैसे मैंने आज आलस कर दिया, तो उस हिसाब से मुझे इम्पैक्ट सारा दिन का निकलेगा। तो वो ये बात होती है। उसके अलावा आपने अगर अपना एक बार कनेक्शन बना लिया ऊपर वाले के साथ, आपने जो भी, आप जिन भी रिलीजन को मानते हैं, मैं रिलीजन किसी के भी अगेंस्ट और उसमें नहीं बात करी, आप जिसको भी मानते हो, आपने अगर उनके साथ अपना एक कनेक्शन बना लिया, अपडेशन का आपको गाइडेंस अपने आप आता है कि ये चीज़ आपके लिए है और ये चीज़ आपके लिए नहीं है। हिप्नोसिस और एनएलपी मेरे लिए थी। मैंने जैसे कहा कि डार्क मैजिक और ये सब मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैंने उधर को टच नहीं किया। वशीकरण मेरे लिए नहीं है, तो मैं कभी टच ही नहीं करूँगी। तो आपको अपने अपडेशंस, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स की ट्रेनिंग खत्म करी है। अब मैं एक ट्रेनर हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसमें मैं सिखा भी सकती हूँ। तो यू कीप ऑन डूइंग इट। एक्चुअली में एक बार आप इस तरफ आ जाते हो, एक्चुअली में ऑपरेट साइंस में ना हर कोई आता है, लेकिन हर किसी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। शुरू के 2019 से 2021 तक मुझे बैलेंस करने में बहुत टाइम लगा था। इसमें कोई वो नहीं है। और एक बार बैलेंस बन गया, इस बार आप अपने गुरुओं के साथ, अपने जो आपको सिखाते हैं, आप उनके साथ एक बार जुड़ जाते हो ना, देन थिंग्स गेट वेरी वेरी, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। मैम, हम न्यूमरोलॉजी पे अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो जी। व्हाट आर द कॉमन डाउट्स आपके सामने आपके क्लाइंट्स लेके, और उसके सबसे अच्छे फैंटास्टिक अगर हम बात करें तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स किस तरह में? ओके, न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ी रिजल्ट जो मिलते हैं, वो ये कि इंसान अपने आप को पहचानने लगता है, समझने लगता है कि अगर उनके पास पैटर्न ज़्यादा है या नंबर 8 है। देखो, 3 प्लैनेट्स होते हैं जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी होते हैं, कार्मिक प्लैनेट बोलते हैं इनको। वो होते हैं नंबर 4, नंबर 8, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 4 और नंबर 8 और नंबर 7। नंबर 7 होता है केतु, नंबर 8 होगा सैटर्न, एंड नंबर 4 इज राहु। अब क्योंकि राहु और केतु, जो कि एक आपको पता ही होगा कि एक असुर से आए हैं, राहु और केतु बने थे, तो उस वजह से लोग डरा देते हैं। वो सोशली एक्टिव होता है इसलिए। लेकिन आप वही राहु की एनर्जी अगर एज ए बिजनेस आप स्टॉक मार्केट में डाल देते हो, तो आप तो बहुत ही अच्छा करोगे उसमें। आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हो, आप उसमें भी बहुत अच्छा करोगे, रियल एस्टेट में भी अच्छा करोगे। नंबर 8 इज सैटर्न। सैटर्न के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले होती है चीज़ें,
नंबर 8 ज़्यादा होने की वजह से डिले बहुत हो जाता है उस वजह से, और फेलियर्स बहुत मिलते हैं क्योंकि हार्डवर्क बहुत। सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है, शनि तो हार्डवर्क से ही मिलता है, लेकिन अगर आप अपना हार्डवर्क बढ़ाते चले जाओगे, काम करते चले जाओगे, आपको कभी ना कभी राजा वाली फील आएगी, क्योंकि आपको उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतना ही ज़्यादा वो मिल जाता है। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्कोर मिल जाता है। नंबर 8। नंबर 7 इज केतु इज अ प्लैनेट फॉर रिसर्च। आप जितना रिसर्चर हो, आप उतना रिसर्च वर्क में जितना आप अपने आप को डालोगे, उतना आपको उतना फल मिलता है। So these 4 actually are karmic ones, but the more you work hard, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको इन सब का फल मिलेगा। नंबर 4 इज, मैं खुद नाम 13/4 हूँ, और बिलीव मी, मैं एक टाइम में बहुत कंफ्यूज थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे तुम्हारा इतना कंफ्यूजन क्यों है, मैं नहीं समझती थी इस बात को, पर जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना शुरू किया, मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरफ अपने आप को काम करना है। आज मैं मिस कंफ्यूजन तो नहीं बुलाते हैं लोग मुझे, एटलीस्ट। एंड उसके अलावा आपका मैनिपुलेशन, आपकी मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें बहुत बढ़ जाती है, एंड दैट इज इन नंबर 4, जो कि बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है। मैम यहाँ पे मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने अभी हमें 4 नंबर्स के बारे में बताया, 3 Right. numbers. हमारे Number 4, जो 8 है। हाँ राइट 4 8 And 7. है ना, आपने हमें इन नंबर्स के आप हमें बाकी नंबर्स का भी डिस्क्रिप्शन देंगी तो मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सबका ना एक एक स्ट्रेंथ बता देती हूँ और एक एक वीकनेस बता देती हूँ। यस, दैट इज वंडरफुल। ठीक है, तो नंबर 1 है सन। सन मीन सूर्य। सूर्य का जो स्ट्रेंथ है वो इनिशिएटिव है। आप जितना अपना इनिशिएटिव लेते रहोगे उतना आप आगे चलते जाओगे, लेकिन उनकी वीकनेस है इम्पेशंस, इसलिए कंप्लीट नहीं होती चीज़ें। नंबर 1 की वर्क कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, तो ये है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वीकनेस पे काम करो तो हो जाएगा। नंबर 2 क्रिएटिविटी, मून में जितनी क्रिएटिविटी है बाकी सारे प्लैनेट्स एक्चुअली में बहुत पावरफुल होते हैं, और कोई भी प्लैनेट बुरा या अच्छा ऐसा नहीं होता। तो नंबर जो 2 है वो है मून। क्रिएटिविटी और इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। इंट्यूशन के साथ जुड़ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। वीकनेस उनकी होती है इमोशंस के, उसमें वो सब कुछ देने को ध्यान रख जाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्यों किया। तो वो नंबर 2 है। नंबर 3 जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, ऑब्जर्वर बहुत होता है। जुपिटर को हम गुरु कहते हैं। तो गुरु का प्लैनेट स्पिरिचुअल है, ऑब्जर्वर है, लेकिन स्टबर्न होता है। अड़ गया तो अड़ गया, जुपिटर से हार मानना पड़ता है फिर आपको। तो आपको न्यूमरोलॉजी से ना अपने बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाता है। इट्स नॉट अबाउट नेम करेक्शन और नेम डन। तो राहु नंबर 4, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, ब्रेन। राहु इज ब्रेन। राहु के पास है ही क्या, यही तो है, यही तो नीचे का तो कुछ है ही नहीं, तो वो उसी से तो करता है। अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। राहु बार बार आने लग गया किसी चार्ट में तो वो फिर उस हिसाब से अफेक्ट होता है। एक बार है बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस का हमेशा वीकनेस होती है राहु के अंदर कि वो बहुत इम्बैलेंस होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज करना नहीं आता चीज़ों को। ओके, नंबर 5 इज मरकरी, वेरी हार्ड वर्किंग प्लान। मरकरी नंबर 5 को ये भी बोलते हैं 5 तत्व। नंबर 5 is also known as a planet of prosperity, abundance, money. ज़्यादातर लोग इसी बात से कमर्शलाइज होते हैं बाहर। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो वो तो वेस्ट होता है ना। और ऐसा नहीं है कि नंबर 5 नहीं है तो पैसा नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप जितना वर्कआउट करोगे, जितना, वही आपकी रेमेडी बन जाता है। नंबर 5 इज मरकरी। नंबर उसका सबसे ज़्यादा वीकनेस, जो सबसे ज़्यादा
अपने आप को वही हार मानता है, वो है इम्पल्सिवनेस। नंबर नंबर 5 5 के अंदर बहुत इम्पल्सिवनेस होती है, फटाफट फटाफट करने के चक्कर में होता है, मैं तो अभी कर लो, ये तो खत्म करना है मुझे, ऐसे कंप्लीशन की बहुत जल्दी होती है, उसी हिसाब से अपने डिसीजन बहुत जल्दी बना लेते हैं, फिर बाद में रिग्रेट हो जाता है। नंबर 5 भी एक इमोशनल प्लैनेट होता है। नंबर 6 है वीनस। सबको वीनस चाहिए अपने चार्ट में। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आके ये बोल रहे थे कि मुझे वीनस किसी तरह ला दो मेरे चार्ट में। ऐसा भी होता है? जी, ऐसा भी होता है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। पर नंबर 6 एक्चुअली इट्स अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी। उसको हम कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट उसको यम्मी प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में लग्जरी का होता है, उनका अट्रैक्शन ही लग्जरी से होता है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो ये कि वो किसी की सुनते नहीं है, दे डोंट लिसन टू एनीवन, बट वो अपना सीक्रेट भी शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो नंबर 6 भाई कभी भी आए, तुम आवाज दो भाई आए, वो वाला हिसाब है उनका। तो नंबर 6 इज अ प्लैनेट जिनके लोग कम है, जिनके फ्रेंड्स भी कम हो गए, उसके बावजूद दे विल बी वेरी गुड विद देयर व्हाटएवर नेटवर्क दे हैव, बट लग्जरी की तरफ उनका बार बार ध्यान जाता है। ये सबसे बड़ा नंबर। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। केतु का प्लैनेट है, रिसर्चर, बॉर्न रिसर्चर होते हैं। और नंबर 6 जो होता है, जो वीनस, एक बार फिर से बोलती हूँ, ये गुरु भी है, लेकिन ये लग्जरी का गुरु है। ये नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज ये सोच समझ के नहीं देता किसी को, जो बोलेगा उसी को ज्ञान बांट देंगे। हाँ हाँ, अभी आपको हेल्प करेंगे, अभी आपको ज्ञान बांटेंगे, वो नंबर 6 है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी, और ज़्यादा अपने तक रहने वाले लोग हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ये इनकी वीकनेस होती है कि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं लोगों के साथ घुलने में। नंबर 8 बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर होते हैं, शनि का नंबर है, कार्मिक नंबर है। इससे लोग डरते भी हैं, लेकिन ये इसका शेप ऐसे है 0 0 इन्फिनिटी। 0 इज अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, यहाँ से डबल है। तो अगर उस हिसाब से लोग सोचते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेटर भी है। कब आपको मैनिपुलेट कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। नंबर 9 is a very good planet, and that is Mars, completion of all other planets. नंबर 9 मंगल, इसको हम अचीवर बोलते हैं, इसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। 9 is the mother of all planets, if I say like that. लेकिन सबसे बड़ा 9 जितनी बार बढ़ेगा उतनी बार रेंज, अग्रेशन बहुत बढ़ता है। 2026 की जो प्रेडिक्शंस आ रही है वो इसी बेसिस पे आ रही है, या 2025 जो आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ने को मिलेगा, दिखेगा आपको। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और लोगों उस हिसाब से लोग जितने भी जुड़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो 23 से स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम देखें 2023 से पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा आना शुरू हो गया है, कैमरा से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड सब कुछ वापस आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आ रहा है। फैशन, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब के बिजनेस ज़्यादा हो रहे हैं, और ये अभी आगे जाके बढ़ेगा। पर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स अभी और आ सकती है आने वाले टाइम में जो अननोन है। थैंक यू सो मच मैम। आपने सारे नंबर्स को इतनी अच्छी तरह, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ आपने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करी, तो दैट विल रियली हेल्प टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। यस, सर, तो मैम अब एंड में मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छी सी रेमेडी मेरे लिसनर्स को दें, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ एक पॉजिटिव वे में, एंड आप उनको एक ऐसी एनर्जी रिलीज दें कि उनको लगे, सुकून मिले उन्हें। मैं पुरानी जो हमारी नमक को लेके रेमेडी है, मैं आज वही रेमेडी देना चाहूँगी। और मैं इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा मेरे को लोगों की तरफ से वो आते हैं फीडबैक, कंप्लेंट तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वो दृष्टि कैसे दूर करें। कई लोग बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो। मैं एक सिंपल सी बोलती हूँ कि आप अपने आप जहाँ पे भी मतलब अपने बाथरूम में ही आप एक शीशे रख लो रॉक सॉल्ट की, और
रोज एवरी डे नहाने के बाद एक बार अच्छे से रॉक सॉल्ट से अपने आप को, जब आप अच्छे से बॉडी वॉश करोगे, उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ, आपको कभी दृष्टि नहीं लगेगी। रॉक सॉल्ट इज द वन एंड द मोस्ट पावरफुल सब्सटेंस, और ये बहुत सालों से है। बाथ सॉल्ट तो आपने सुना ही होगा ना, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको किसी फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रॉक सॉल्ट से अगर बात लोगे, अगर घर आके भी आप रॉक सॉल्ट से अपने हाथ धो लोगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, दृष्टि आपकी बिल्कुल कट जाए, निकल जाए। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बोली कि आफ्टर हैविंग बाथ वो रॉक सॉल्ट के साथ अपने आप को क्लीन करना है। इट्स जस्ट दैट आफ्टर हैविंग बाथ जस्ट टू वॉश योर हैंड्स और यू नीड टू टेक अ बाथ अगेन? You need to take a bath, like you need to just see first your foot soap and all and take bath, right? And after that you can just put rub nicely all over your body, and then you can just take a quick shower or quick water and you can put it. And if you don't want that also, because लोगों को नहीं अगर ये भी करना, तो आप अपने रॉक सॉल्ट को अपने पानी में डाल दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे, easiest way. Yeah, easiest way। उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, एवरी फ्राइडे आप अपनी दृष्टि उतार सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज पिंक सॉल्ट लेके। जैसे मुट्ठी में पहले भी हमारी दादियाँ नानियाँ लेती थी, आपको तो याद ही होगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और बच्चों के भी कर सकते हो, अपने घर के भी कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी दृष्टि निकाल सकते हो। ये इसके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। कई लोग, स्पेशली कुछ प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि नंबर 2, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7, इनमें बहुत ज़्यादा दृष्टि लगती है, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं। दिस विल हेल्प। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और इतनी वास्ट और इतनी अच्छी नॉलेज आपने हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक Thank यू।